हाय हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा। ठीक है, मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, एक एक पैरा दो पैरा एक वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको शॉर्ट वीडियो देखनी है तो आप एक कमेंट लिख सकते हैं नीचे, जिसमें मैं एक शॉर्ट में पूरे चैप्टर को 10 मिनट 5 मिनट में समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, सो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट डाउन बिलो। सो या पैरा 2 से शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा चैप्टर 5, पार्ट 1 आप देख चुके हैं, और नहीं देखा है तो देख लें क्योंकि अधूरा रह जाएगा फिर डिस्कशन। मैं चाहूँ तो 1 घंटे की एक वीडियो पे अपलोड कर सकती हूँ, बट उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए मैंने ये पार्ट्स में बनाई है सो दैट इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड ऑल्सो ईजी। ओके ओके, सो दीज हाइम्स आर कंपोज बाय सेजेस। ये जो हाइम्स हैं, जो ऋग्वेद में जो हाइम्स हैं, जो कि 1000 से भी ज़्यादा हैं, इनको सेजेस लिखते हैं। सेजेस यानी ऋषिज, ऋषि मुनि शब्द आपने सुना होगा। प्रीस्ट ने स्टूडेंट्स को बताया, प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल, वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर। यानी कि जो प्रीस्ट हैं, प्रीस्ट कौन होते हैं? जो कि जैसे कि आपके पंडित होते हैं, जैसे कि प्रीस्ट मतलब जो वो धर्म के बारे में जानते हैं और वो धर्म का प्रचार करते हैं, दैट पर्सन इज प्रीस्ट। ठीक है, पंडित हो गए आपके, जैसे क्रिश्चियनिटी में होते हैं। ठीक है, तो प्रीस्ट इज समवन जो कि रिलीजन का हेड हो, रिलीजन का हेड ना हो बट रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में पंडित होते हैं, मुस्लिम धर्म में आपके मौलवी होते हैं, और आपके क्रिश्चियन धर्म में फादर्स होते हैं, प्रीस्ट अलग से भी होते हैं। मतलब ये जो है ये आपको बताएंगे कि आपको रिलीजन में क्या करना है। तो जो प्रीस्ट हैं उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बताया, पढ़ाया कि वो रिसाइट करें। रिसाइट करना क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि भाई पोएम रिसाइट करके सुनाओ, यानी बोल के सुनाओ, जो तुम्हें याद है उसको रिसाइट करो, और मेमोराइज करो यानी उसको याद करो हर सिलेबल को। सिलेबल क्या कहते हैं? जैसे जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का छोटा छोटा फॉर्म होता है, इज आर दैट, है ना, उस तरीके से सिलेबल को याद करो, हर वर्ड को याद करो, हर सेंटेंस को याद करो, बिट बाय बिट, यानी थोड़ा थोड़ा करके पूरा याद करना है तुम्हें। ठीक है, और बहुत ध्यान से याद करना है, कहीं पर भी चूक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्नड बाय मेन। और इनमें से ज़्यादातर हाइम्स लिखी हैं, कंपोज्ड का मतलब होता है बनाना, लिखना, तैयार करना। टॉट, टॉट कहते हैं पढ़ाना, और लर्नड, लर्नड कहते हैं सीखना। ठीक है, तो बनाई गई हैं, पढ़ाई गई हैं और लिखी गई हैं आदमियों द्वारा। यानी इसमें जो मेन हैं, जो मर्द हैं, जो मेल्स हैं, उनका काम बहुत है, फीमेल्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादातर हाइम्स लिखी हैं, पढ़ाई हैं और सीखी हैं आदमियों ने। इनमें से कुछ औरतों ने भी लिखी हैं। ठीक है, कुछ औरतों ने भी, कुछ हाइम्स औरतों ने भी लिखी हैं, आर कंपोज्ड बाय विमेन। तो जो ऋग्वेद है वो ओल्ड और वेद, द ऋग्वेद इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज। आप में से कुछ संस्कृत के स्टूडेंट्स होंगे, तो संस्कृत आज जो हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है वो वाली संस्कृत में नहीं लिखे हुए हैं वेद, बल्कि ये संस्कृत वैदिक दौर की संस्कृत है, उसके अंदर वेद लिखे हुए हैं। तो अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि वेद कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं, तो आप जवाब देंगे वैदिक संस्कृत, सिर्फ संस्कृत नहीं। ठीक है, क्या बोलेंगे आप? वैदिक संस्कृत। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। अब थोड़ा सा संस्कृत के बारे में जान लेते हैं कि ये लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है वेद के लिए। सो संस्कृत इज पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। संस्कृत जो है वो फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का पार्ट है, जिस फैमिली का नाम है इंडो यूरोपियन। ठीक है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की एक फैमिली है, जिसके अंदर एक पार्ट उसका है संस्कृत। यानी अगर आपसे पूछे कि संस्कृत कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, कौन सी फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से बिलोंग करती है, तो आप कहेंगे इंडो यूरोपियन फैमिली। Okay, family of languages. Some Indian languages such as Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi
Asian languages such as Persian and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family. कुछ इंडियन भाषा हैं, कुछ इंडियन भाषा ऐसी हैं जो कि कुछ इंडियन भाषाएं हैं जैसे कि आपकी असमीज़ हो गई जो असम में बोली जाती है, गुजराती हो गई जो गुजरात में बोली जाती है, हिंदी हो गई जो हमारे नॉर्थ इंडिया के पोर्शन में बहुत ज़्यादा बोली जाती है, कश्मीरी हो गई, कश्मीरी कश्मीर में बोली जाती है, सिंधी सिंध के एरिया में बोली जाती है। सिंध जो है वो हमारा जो पाकिस्तान में एरिया चला गया है इंडिया का, जो पहले तो हम इंडिया पाकिस्तान एक ही थे ना, तो जो वो सिंध वाला इलाका है वो अब पाकिस्तान से बिलोंग करता है। फिर आपकी एशियन लैंग्वेजेस हैं जैसे कि पर्शियन हो गई, फ़ारसी, बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं जैसे कि इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ी, फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी, और जर्मन, और ग्रीक यानी यूनानी, इटालियन, ठीक है, जो कि इटली की लैंग्वेज है, ग्रीक जो है वो ग्रीस की लैंग्वेज है, जर्मन जो है वो जर्मनी की लैंग्वेज है, फ्रेंच जो है वो फ्रांस की लैंग्वेज है, इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड की लैंग्वेज है, और स्पेनिश इस फैमिली से बिलोंग करती हैं। स्पेनिश जो है वो स्पेन की लैंग्वेज है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सीधी सीधी बात यह है कि एक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस है जिसका नाम है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, और उस इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस से बिलोंग करती है संस्कृत। और कौन कौन सी भाषाएं हैं जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की फैमिली से बिलोंग करती हैं? तो वो है असमीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, और आपकी पर्शियन, और इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश। ठीक है, आ गई, सिंपल सी बात है। इसके बाद दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। इनको फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरुआत में कुछ शब्द इन सभी भाषाओं में एक से थे। ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं जानती हूँ कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि टीचर के लिए वो चीज़ इजी होती है पढ़ानी जो पढ़ चुका है ऑलरेडी, बट जो समझने वाला है, जो पहली बार पढ़ रहा है, उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो आई अंडरस्टैंड। आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कहाँ से कहाँ तक समझ में नहीं आया है, मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगी, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज मेक द वर्ड मात्र। संस्कृत का एक वर्ड है मात्र। ठीक है, मात्र कहते हैं माँ को। माँ है हिंदी में। ठीक है, तो टेक द वर्ड्स मात्र संस्कृत, माँ हिंदी एंड मदर इंग्लिश। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटी? अगर आप इन तीनों शब्दों को देखें जो तीन अलग अलग भाषाओं से हैं, एक शब्द है संस्कृत का मात्र, हिंदी का शब्द है माँ, और इंग्लिश का शब्द है मदर, तो क्या आपको तीनों में कोई भी एक सिमिलरिटी नज़र आ रही है? क्या आपको तीनों शब्द कहीं ना कहीं एक से नहीं लग रहे हैं? मात्र मदर बन जाता है, फिर माँ बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है आपको? तो ये सिमिलैरिटी आप समझें। अदर लैंग्वेजेस यूज इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। सब कॉन्टिनेंट किसकी बात चल रही है? इंडिया की बात चल रही है। सब कॉन्टिनेंट शब्द का अर्थ आप समझेंगे ज्योग्राफी में, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। कॉन्टिनेंट होती है एक बड़ी सी प्लेट, है ना, अर्थ पर जो एक बड़ी सी प्लेट है उसको कहते हैं कॉन्टिनेंट। बट एक छोटी प्लेट हो जिसमें कॉन्टिनेंट के सारे फीचर्स हों, यानी सारी चीज़ें हों, तो उसे हम कहते हैं सब कॉन्टिनेंट, यानी छोटा कॉन्टिनेंट, है ना। तो जो दूसरी भाषाएं इंडिया में बोली जाती है, सब कॉन्टिनेंट की जगह आप इंडिया लिख लो तो समझने में ईजी रहेगा, है ना। इंडिया में बोली जाती है, वैसे सब कॉन्टिनेंट भी ठीक है अगर समझ में आ गया हो। तो बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज, तो वो अलग अलग फैमिलीज से बिलोंग करती हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस दोज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली। नॉर्थ ईस्ट में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो बिलोंग करती हैं तब तिब्बतो बर्मन फैमिली से। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? जैसे कि आपका असम है ना, और आपका मिजोरम है, और आपका बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पर है, मेघालय है, नागालैंड है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि जो दूसरी लैंग्वेजेस जो इस सब कॉन्टिनेंट में बोली जाती हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं? तो वो अलग अलग फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से बिलोंग करती हैं। ठीक है, जैसे कि जो कि नॉर्थ ईस्ट में यूज़ की जाती हैं वो बिलोंग करती हैं तिब्बतो बर्मन फैमिली से। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट्स हैं? असम है, मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड है ना। तो यहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती हैं वो बिलोंग करती हैं तिब्बतो बर्मन फैमिली से।
अब जैसे कि तमिल तेलुगु है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, तो ये द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से बिलोंग करती है, ठीक है। तो एक क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी भाषा कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। और जो लैंग्वेजेस जो झारखंड में बोली जाती है और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं, ओके। अब आप उन लैंग्वेजेस की एक लिस्ट बनाइए जिनके बारे में आपने सुना है और उनकी फैमिली को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। तो ये एक्टिविटी बच्चों के लिए है, अगर बच्चे करते हैं इस एक्टिविटी को तो उनकी नॉलेज बढ़ेगी, ओके। सो द बुक वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड। हम जिन किताबों का यूज़ करते हैं वो कैसी होती हैं? रिटन होती हैं, यानी लिखी हुई होती हैं, और प्रिंटेड होती हैं, और छपी हुई होती हैं। जो ऋग्वेद है उसको रिसाइट किया जाता था, यानी पढ़ा जाता था, और हर्ड किया जाता था, यानी सुना जाता था। तो पढ़ा जाता था और सुना जाता था, उसको रीड नहीं किया जाता था। पढ़ा मतलब यहाँ पढ़ने से मेरा मतलब ये है कि जैसे रिसाइटेशन हम किस किस चीज़ का करते हैं? रिसाइटेशन हम करते हैं जैसे कोई मंत्र का उच्चारण अगर कोई कर रहा है तो वो होता है रिसाइटेशन। कोई हिंदुइज्म में अगर हम बात करें, कोई अगर किसी सूरा को पढ़ रहा है मुसलमानों में तो वो भी होता है रिसाइटेशन, है ना। और अगर कोई इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में कोई आपका कोई जो प्रेयर्स होती हैं तो वो मतलब बेसिकली रिसाइटेशन करना है, यानी ज़ोर से पढ़ना है, तेज़ आवाज़ में पढ़ना है, और सुनने वाले को सुनना है, रीड नहीं करना है ना। एक और फ़र्क मैं आपको बता दूं, रिसाइट करने का और रीड करने का फ़र्क ये है कि रीड जब हम कर रहे होते हैं तो किताब हमारे सामने होती है, और जब हम कोई चीज़ को रिसाइट करते हैं तो हमारे दिल में वो चीज़ लिखी हुई होती है और हम उसको बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हाँ, जैसे अगर किसी से कहो कि आपको गायत्री मंत्र पढ़ना है और उसको गायत्री मंत्र याद है, तो वो कैसे पढ़ेगा? वो जब वो पढ़ेगा तो उसे बोलेंगे रिसाइटेशन, है ना। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी से बोलो कि आपको सूर्य फाता सुनाओ, तो वो कैसे पढ़ेगा? उसको याद होगी, है ना, तो वो रिसाइट करेगा। अगर उसके सामने आपने टेक्स्ट रख दिया कि बेटा ये जो है ये सूर्य फाता लिखी हुई है, इसको पढ़ो, तो ये होगा रीडिंग, समझ गए। और अगर उसको बाय हार्ट, अच्छा देखो मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करती हूँ, गायत्री मंत्र और सूर्य फाता में नहीं जाते हैं, हम इसको बहुत सिंपल बना लेते हैं। जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स पोएम आपने सुनी है, सबने नर्सरी क्लास में पढ़ी भी है, ठीक है, बहुत सिंपल सी पोएम है, ओके। तो अब अगर कोई बच्चे के सामने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिखी भी रखी है और वो उसको पढ़ता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये हुआ रीडिंग। अगर किसी बच्चे को बाय हार्ट याद है, यानी उसको दिल से याद है कि ये कैसे पढ़नी है, ट्विंकल ट्विंकल उसको याद है, तो जब वो पढ़ेगा दिल मतलब उसको, उसके सामने कोई रिटन टेक्स्ट मौजूद नहीं है, उसके सामने कोई बुक मौजूद नहीं है, तो वो कहलाएगी रिसाइटेशन। और अगर वो देख कर पढ़ेगा दैट इज रीडिंग। आगे समझ में? इससे ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल क्या होगा, है ना। ओके, सो इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज, यानी कि लोगों को बाय हार्ट याद होता था वेद का टेक्स्ट, ऋग्वेद का टेक्स्ट, और लोग उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे और दूसरे लोग सुनते थे, और उसके कई सालों के बाद उसको लिखा गया, है ना। रीड क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनके पास लिखा हुआ ही नहीं था, है ना। तो लिखा गया बहुत सदियों के बाद, बहुत सेंचुरीज के बाद, बहुत सदियों के बाद लिखा गया, और पहली बार इसको कंपोज किया गया और प्रिंट किया गया आज से तकरीबन 200 साल पहले, समझ गए। आज से तकरीबन कम से कम 200 साल पहले इसको लिखा गया है, पहली बार इसको कंपोज किया गया है ना। सॉरी, कंपोज तो बहुत पहले कर लिया गया था, प्रिंट जो है वो आज से 200 साल पहले किया गया है, ओके। ओके ओके, तो बेसिक चीज़ है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे की वीडियो देखने के लिए अगला पार्ट देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर वॉचिंग मोर सच वीडियोज़।